1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश की सियासत को बदलने वाली तारीख। 4 बिखरे हुए प्रांत मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को एक धागे में बांधकर एक मुकम्मल सूबे का जन्म हुआ और इसी के साथ बनी मध्य प्रदेश की पहली एकीकृत विधानसभा, जिसके 337 चेहरे थे। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस दौर में कांग्रेस की तूती बोलती थी। 337 में से 258 सीटें उसके पास थीं, यानी सदन पर वही हावी थी। लेकिन राजनीति में रुचि रखने वालों का ध्यान तो विपक्षी बेंचों पर बैठे सोशलिस्ट पार्टी के 16 विधायकों और विशेष रुचि तो हिंदू महासभा के 12 और भारतीय जनसंघ के 6 विधायकों पर थी। और ये पहली बार था जब प्रदेश में पहली इंटरिम सरकार थी। 1956 मध्य प्रदेश का गठन और पहले ही विधानसभा में हिंदू महासभा और जनसंघ को मिलाकर 18 सदस्य थे। अब तक इतना तो साफ ही हो गया होगा कि मध्य प्रदेश को हिंदुत्व की सबसे पुरानी प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है, और इस पूरे वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह। किस्से कहानियों के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नागपुर की नजदीकी का असर मध्य प्रदेश में पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मालवा की मिट्टी में अपनी जड़ें उतारना पहले शुरू ही कर दिया था। तराई जैसे आजाद मैदान, उजाड़ गली कूचों से लेकर रौनक भरे कस्बों तक आरएसएस की सरगोशियां गूंजने लगी थीं और धीरे धीरे यह असर पूरे प्रदेश को घेरता गया। जल्द ही प्रदेश की एक छवि बन गई और कहा जाने लगा कि ये पूरे भारत में हिंदुत्व की सबसे पुरानी प्रयोगशाला है। 3 हिंदुत्ववादी राजनीतिक संगठन यहाँ पूरी तरह से काम कर रहे थे: हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और भारतीय जनसंघ। ये चुनाव भी लड़ रहे थे, जबकि राजनीति से खुद को अलग रखने का दावा भी कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीनी स्तर पर हिंदुओं को लामबंद करने का काम कर रहा था और लोगों को हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित कर रहा था। हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और भारतीय जनसंघ, तीनों का सफर अलग अलग, लेकिन इतिहास की किताबें कहती हैं कि इन्हीं तीनों ने आगे चलकर मध्य प्रदेश की सियासत का बुनियादी ढांचा गढ़ा। तो एक एक करके इन तीनों की बात कर लेते हैं। हिंदू महासभा एक ऐसा गैर राजनीतिक मंच था जहां हिंदू समाज की समस्याओं पर बहसें होती थीं। कहने को तो ये कोई राजनीतिक दल नहीं थी, लेकिन हर पार्टी में इसके लोग थे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के पास हिंदू महासभा की सदस्यता थी, मगर 1930 में हिंदू महासभा ने अपनी राह बदल दी। उसने खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में दर्ज कराया। नए नए बने मध्य प्रदेश में मध्य भारत ऐसा इलाका था जहां महासभा बहुत पहले से अपनी जड़ें जमा चुकी थी। ग्वालियर, दतिया, झाबुआ, अलीराजपुर, हर रियासत के राजाओं के संबंध महासभा से थे। विधानसभा के शुरुआती चुनावों में महासभा को मिली सफलता ने राजघरानों की नजरें इसकी ओर मोड़ दी। सिंधिया राजघराने और कई दूसरे राजवाड़ों ने महासभा के साथ हाथ मिलाया और जैसे ही रियासती दरवाजे खुले, महासभा की सियासत की रफ्तार और तेज हो गई। आजादी के तुरंत बाद 1948 में स्वामी करपात्री जी ने राम राज्य परिषद की नींव रखी। उनका आभा मंडल इतना गहरा था कि मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रियासती इलाकों में उनका नाम फरमान की तरह माना जाता था। 1952 के चुनाव आते आते परिषद ने दर्जनों प्रत्याशी उतारे और नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए। मध्य भारत में 2, विंध्य में 2 सीटें और मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर परिषद को जीत मिली। ये तीनों सीटें पंडरिया, कावरधा और जसपुर अब के छत्तीसगढ़ में हैं और यहाँ के राजा राजवाड़े करपात्री जी को अपना आध्यात्मिक गुरु समझते थे। लोकसभा चुनावों में भी परिषद का प्रदर्शन कमाल का रहा। 6 जगहों पर उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। 1952 के विधानसभा चुनाव, भारतीय जनसंघ की हालत बेहद कमजोर थी। मध्य प्रदेश और भोपाल में तो उसका खाता तक नहीं खुला, लेकिन मध्य भारत में 4 सीटें,
विंध्य प्रदेश में 2 सीटें मिल गईं। वहीं राष्ट्रीय राजनीति में जनसंघ की पहली बड़ी जीत चित्तौड़ से आई। दिलचस्प बात यह कि वहां से जीतने वाले उमाशंकर त्रिवेदी असल में मंदसौर से थे, यानी जनसंघ की असली खुशबू मालवा की हवाओं में थी, जहां आरएसएस की शाखाएं आजादी से पहले ही अपनी पकड़ बना चुकी थीं। लेकिन इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू था, तीनों ही हिंदुत्ववादी दल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। ग्वालियर में हिंदू महासभा इतनी मजबूत थी कि जनसंघ वहां पैठ नहीं बना पाया, और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों में कांग्रेस का ऐसा प्रभाव था कि जनसंघ को छाया भी नहीं मिली। पर मालवा ने जनसंघ को अपना लिया और उसके खाते में 7 सीटें पटक दी। आजादी के बाद का मध्य प्रदेश कभी कांग्रेस का अभेद किला था, जिसकी दीवारें दशकों तक अटल रहीं, लेकिन सियासत के मौसम हमेशा एक से नहीं रहते। धीरे धीरे खामोशी के साथ हिंदू महासभा, रामराज परिषद और जनसंघ ने अपने बीज बोने शुरू कर दिए थे, और जब वो वृक्ष हुआ तो क्या कमाल हुआ। एक ऐसा ऊंचा घना विशाल वृक्ष जिसकी आंधी में 1990 में कांग्रेस की जड़ें उखाड़ दी। चुनाव में जनता दल के साथ गठबंधन में उतरी भारतीय जनता पार्टी तूफान की तरह आई और मध्य प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया। सूबे की 220 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के लिए छोड़ दी महज 56 सीटें। कांग्रेस की ये हार आपातकाल के बाद वाली हार से ज्यादा कड़वी थी, और 82% सीटों पर कामयाबी भाजपा के लिए ऐतिहासिक जीत थी। अपने आप में ये एक रिकॉर्ड था, एक सियासी इबारत जिसका असर कई दशक तक महसूस किया गया। ये जीत अचानक नहीं आई थी, यह उन दक्षिणपंथी संगठनों की तह दर तह मेहनत और उसके संगठित विस्तार का नतीजा थी, जिसकी शुरुआत आजादी से पहले ही शुरू हो चुका था। जीत के बाद संघ और भाजपा को हिंदुत्व का पूरा मैदान खुला मिल गया था। दूर दराज के गांवों में, आदिवासी इलाकों में हिंदुत्ववादी संगठनों ने अंगद वाले पांव जमा लिए थे, और अब पाला बदल गया था। अब चुनौतियां कांग्रेस को थी। मध्य प्रदेश हिंदुत्व का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हर तरह के तजुर्बे किए हैं। यह गुजरात से भी पुरानी प्रयोगशाला है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाकों की तारें भी मध्य प्रदेश की ओर जाकर जुड़ती हैं। यहाँ समाजवादी संगठनों को छोड़कर समय समय पर हर राजनीतिक दल ने चुनावों में हिंदुत्व की लहर को ही अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। 1993 के विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता में लौटी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस विधानसभा में एक भी मुसलमान विधायक चुनकर नहीं आया। इस परिणाम ने प्रदेश की राजनीति की मिजाज खोल कर रख दिया था। जमीन किस तरफ झुक रही थी, हवा कौन सा रुख ले रही थी, और समाज किस फलक की ओर बढ़ रहा था पर खड़ा था। दिग्विजय सिंह को मजबूरन इब्राहिम कुरैशी को मंत्री बनाना पड़ा, जो विधायक भी नहीं थे। 6 महीने के अंदर उन्हें विधायक चुनकर आना था, लेकिन वे किसी भी सीट से जीत ना सके और अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब से 1.5 दशक पहले तक मध्य प्रदेश की राजनीति का मिजाज कुछ और ही था। हिंदूवादी संगठनों की आक्रामकता उस स्तर की नहीं थी जैसी अब दिखती है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन धीरे धीरे अपने नेटवर्क को फैला रहे थे, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत नहीं हुई थी और राजनीति सॉफ्ट हिंदुत्व की थी। इसके सबसे बड़े उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। वो अक्सर ईद के मौके पर ईदगाह जाते, लोगों को बधाई देते, और इसी तरह अन्य भाजपा नेता भी। यहाँ तक कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी में शामिल होते। मुख्यमंत्री आवास में भी इफ्तार का आयोजन होता। सब कुछ एक उदारवादी और सामूहिक छवि को कायम रखने के लिए। लेकिन 2018 के बाद राजनीति की हवा बदलने लगी। विधानसभा चुनावों में हार के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि
कि शिवराज सिंह चौहान भी योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टर हिंदुत्व की छवि अपनाने की जुगत में लग गए हैं। यह बदलाव उसके पहले के उदारवादी रवैये के बिल्कुल अलग था और ये बदलाव ने सिर्फ पूरे मंत्रिमंडल या कहें कि भाजपा की राजनीति में ही आया। कुछ सालों में कुछ ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई जो मध्य प्रदेश के व्यवहार से बिल्कुल अलग थीं। कोरोना महामारी के समय तबलीगी जमात के लोगों की गिरफ्तारी से ये सब कुछ शुरू हुआ। उसके बाद सरकार ने कई ऐसे विवादास्पद फैसले लिए जिससे अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना पनपने लगी और उन्हें लगने लगा कि उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे बुलडोजर के एक तरफा इस्तेमाल के आरोप हो या फिर मदरसों के सर्वे या फिर जिन पर हमले हुए उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जेल भेज देने और घर तोड़ देने के आरोप हो। मध्य प्रदेश की सरकार की आलोचना होने लगी। नीमच की घटना ने यह माहौल और भी भयावह बना दिया। 21 मई 2022 को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बुजुर्ग को पीटते हुए दिखाया गया। भीड़ उससे आधार कार्ड मांग रही थी और कह रही थी तुम्हारा नाम मोहम्मद है। एक दिन बाद बुजुर्ग की लाश लावारिस हालत में मिली और शिनाख्त हुई मानसिक रूप से विक्षिप्त भंवरलाल के रूप में। छिंदवाड़ा में सितंबर माह में हुई घटना ने भी सियासी और सामाजिक तनाव को बढ़ाया। ओरिया गांव में एक भीड़ ने वाजिद अली और उसकी मां पर हमला किया। गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए वाजिद अली को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटा गया और उससे धार्मिक नारे लगवाए गए, लेकिन भय का असर गहराया। खरगोन की मस्जिद कमेटी के प्रमुख हिदायतुल्लाह मंसूरी ने द वायर से कहा कि एक साल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें मस्जिदों पर हमले हुए, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह घटनाओं की श्रृंखला सिर्फ एक सियासी बदलाव की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 वर्षों की सामाजिक असुरक्षा और भय की भी गहरी तस्वीर पेश करती हैं। हालांकि संघ से जुड़े पुराने लोग इस तरह की आक्रामकता को अपने मूल सिद्धांत के खिलाफ बताते हैं।